अमीर और गरीब सहेलियों का एक ससुराल। यशिका और अमृता बचपन की सहेलियां थीं। दोनों में बेहद ही प्यार था। जहां यशिका की फैमिली बहुत अमीर थी, वहीं अमृता का परिवार एक गरीब परिवार था। अमीर और गरीब होने के बावजूद भी दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है। अमृता, हम ना एक काम करेंगे, हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम जानती हो ना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं गरीब परिवार से। तुम्हारे पेरेंट्स एक अमीर लड़के से ही तुम्हारी शादी कराएंगे और मेरी शादी एक गरीब परिवार में ही होगी, तो हम कैसे साथ रहेंगे? मुझे नहीं पता, हम दोनों की बस एक ही परिवार में शादी होगी, चाहे वो अमीर परिवार हो या गरीब परिवार। यशिका बहुत जिद्दी होती है, इसलिए अमृता उसे कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कॉलेज में यशिका को एक लड़का मिलता है। हाय, मैं इस कॉलेज में नया हूँ, क्या आप मुझे प्रिंसिपल सर का ऑफिस बता सकते हैं? या श्योर, आप फर्स्ट फ्लोर पर जाकर राइट हो जाना, सामने ही प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। थैंक यू सो मच। यार, ये लड़का कितना हैंडसम है ना। तुझे कैसा लगा ये लड़का? अच्छा तो है, लगता है ये तुझे पसंद आ गया। दोनों सहेलियां इस बात पर हंसती हैं। अमन यशिका और अमृता की क्लास में ही होता है, जिससे यशिका और अमन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद दोनों ही अपने परिवार वालों को बताते हैं और दोनों का ही परिवार शादी के लिए हाँ कर देता है। इसी बीच अमृता के लिए भी रिश्ता आता है। अमृता के लिए रिश्ता अमन के बड़े भाई रंजीत का ही आता है, जिसे जानकर दोनों ही सहेली बहुत खुश होती हैं और देखते ही देखते दोनों सहेलियों की शादी एक ही साथ एक ही घर में हो जाती है। आओ आओ बहू, अमन और रंजीत दोनों बहुओं को अपने अपने कमरे में ले जाओ। तुम चारों आराम करो, बहुत ज्यादा थक गए होगे ना। दोनों ही अपनी पत्नियों को कमरे में ले जाते हैं। माँ, बाहर ट्रक भर के दहेज का सामान है, एसी, फ्रिज, एलईडी, न जाने क्या है। यशिका भाभी तो बहुत कुछ लेकर आई है अपने मायके से, लेकिन अमृता भाभी तो एक माचिस की तिल्ली भी नहीं लाई है। पता नहीं बेटा, तेरे बाबूजी कैसी मत मारी गई थी जो अमृता को इस घर की बहू बनाकर ले आए। अमन को देख, अमीर घर की लड़की से प्यार किया, जिस वजह से इतना दहेज हमारे घर में आ गया। अगर रंजीत की शादी भी किसी अमीर लड़की से होती तो आज हमारे घर एक नहीं दो ट्रक भर के सामान आता। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। बबीता और राखी दोनों ही दहेज की बहुत भूखी थी, जिसकी वजह से वो दोनों यशिका से तो बहुत अच्छा बर्ताव करती, लेकिन अमृता से नहीं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमृता, मैं एक काम करती हूँ, मैं सब्जी बना लेती हूँ, तुम रोटी और चावल बना लो, इससे जल्दी खाना बन जाएगा और ज्यादा देर हमें गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। हाँ, फिर हमें घर के बाकी काम भी तो करने हैं। अरे यशिका, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो, वो भी इतनी गर्मी में? माँ जी, मैं और अमृता खाना बना रहे थे। बेटा, तुझे घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अमृता घर की बड़ी बहू है, वो देख लेगी सब, तू जाकर आराम कर। लेकिन माँ जी, अमृता सब अकेले कैसे करेगी? वो सब कर लेगी, तू जाकर आराम कर ले। अब बेचारी अमृता को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। यशिका को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो सास की बात को नहीं टाल सकती थी, इसलिए वो चली जाती है। भाभी, ये लो मेरे कपड़े हैं, इन्हें भी धो दो। राखी, मैंने अभी तो कपड़े धोए थे, तुमने मुझे उस टाइम क्यों नहीं दिया? तो अब दे रही हूँ ना, धो दो इन्हें। मैं बाद में धो दूंगी, मेरी कमर बहुत दुख रही है। आपका तो हमेशा का यही नाटक है जब देखो। राखी, तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, मैं धो देती हूँ तुम्हारे कपड़े। नहीं भाभी, आप क्यों धोगी, अमृता भाभी हैं तो घर के काम के लिए। हाँ बहू, राखी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे हम शादी के इस घर में काम करने के लिए थोड़े ना लाएं, तू बस आराम कर। इतना कहकर बबीता और राखी वहां से चले जाते हैं। अपनी सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तुम रो क्यों रही हो? मेरे पास रोने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम तो देख रही हो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रोए, समझी? हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे? बस जैसा मैं बोलूं तुम वैसा ही करना। इतना कहकर यशिका अमृता को अपना प्लान बताती है और बबीता के पास जाने के लिए कहती है। माँ जी, वो मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना था। क्यों, क्या हुआ? क्यों जाना है तुझे मायके? अगर तू मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरे बाप ने क्या दहेज में नौकर दिए हैं जो तेरे जाने के बाद घर का काम करेंगे? माँ जी, वो माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं सिर्फ कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन, समझी? अमृता अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। अमृता के जाने के बाद यशिका को ही अब घर का काम करना था। भाभी, मेरा लंच तैयार कर दिया आपने? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। क्या लंच?
पर तुम लोगों ने ही तो कहा था कि मुझे घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो तो आपको थोड़ा बहुत काम तो करना होगा ना। अमृता भाभी भी अभी मायके गई हुई हैं। वो तो मेरे कहने से पहले ही मेरा लंच तैयार कर देती थी। तो अपनी भाभी से ही अपना काम कराओ, मुझसे नहीं। इतना कहकर यशिका वहां से चली जाती है। यशिका बहू, ओ यशिका बहू, कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी? बहू, वो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी? एक तो आप सब मेरे पापा के दिए हुए दहेज के सामान पर ऐश कर रहे हैं और आप सब सोच रहे हैं कि मैं आपका काम भी करूंगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। करती होगी आपकी अमृता बहू, लेकिन मैं अमृता नहीं हूँ। ओके? इतना कहकर यशिका वहां से चली जाती है। यशिका की बात का बबीता को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है, मेरे कहने से पहले ही अमृता मेरी चाय बना देती थी, पूरे घर को संभालती थी, गलती का एक भी मौका नहीं देती थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और यशिका घर का एक भी काम नहीं करती। अब अमृता भी अपने ससुराल वापस आ जाती है। अमृता को देखकर सब बहुत खुश होते हैं और अब अमृता से अपनी गलतियों की माफी भी मांगते हैं। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। दहेज की लालच में अंधी होकर हमने कभी भी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारे परिवार का इतना ख्याल रखा। बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तेरे साथ सही नहीं किया, हमें माफ कर दो। चलो, अब तो आप दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। ये मेरा ही प्लान था कि आप दोनों को अपनी इन गलतियों का एहसास हो और आप दोनों अमीर और गरीब बहू में अंतर करना बंद कर दें। अमृता अपनी सास और नंद को अपनी गलतियों का एहसास हो जाने पर माफ कर देती है। अब बबीता और राखी दोनों अपनी यशिका और अमृता में कोई भी अंतर नहीं करती। अब सारा परिवार साथ में खुशी खुशी रहता है। करमजली नास पीटी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसे हुई तेरा इतना महंगा वास तोड़ने की? बस माँ जी, बस मुझे और मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है। कुछ तो रहम कीजिए, मैं 2 महीने की गर्भवती हूँ। 2 महीने की गर्भवती है तो मैं क्या करूँ? बच्चा तो काला सा ही देगी ना। ऊपर से तेरे माँ बाप ने तुझ जैसी काली लड़की को मेरे घर भेज दिया। बस माँ जी, होने वाले बच्चे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। माँ जी, बस मुझे दर्द हो रहा है। मन तो करता है तुझे मार मार कर तेरी जान ले लूं। किंजल रोती रहती है पर उसकी सास उसे मारना नहीं छोड़ती। इतने में किंजल बेहोश होकर गिर पड़ती है। दुर्गेश्वरी उसे ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद किंजल को होश आता है तो वो अपने कमरे में जाकर अपने पति को याद करने लगती है, क्योंकि काम के सिलसिले में रोहित मुंबई गया था। आखिर क्यों माँ जी मुझे इतना मारती हैं? एक छोटी सी बात के लिए उन्होंने मुझे हंटर से मारा। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? भगवान उसे कुछ मत होने देना। मैं कैसे बचूं माँ जी के अत्याचार से? एक तो रोहित जी भी यहाँ नहीं है। तभी दुर्गेश्वरी कमरे में आती है। ओ कलूटन, यहाँ बैठे बैठे बाढ़ लाएगी क्या मेरे घर में? जल्दी से उठकर मेरे लिए पनीर भुजिया बना कर ला, वरना तेरे लंबे काले बालों को पकड़कर घसीट कर ले जाऊंगी। जी माँ जी। ये सुनकर काली किंजल अपनी सास को पनीर भुजिया बनाकर देती है, जिसके बाद उसमें कमी निकालकर उसे बहुत खरी खोटी वो सुनाती है। एक दिन रोहित मुंबई से वापस दिल्ली लौट रहा था। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। उसके मरने की खबर सुनकर किंजल बहुत रोती है। ये बात जानकर दुर्गेश्वरी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी गम में वो किंजल को हमेशा सुनाती है, उस पर अत्याचार करती है। वक्त गुजरता है, किंजल 4 महीने की गर्भवती हो जाती है, लेकिन दुर्गेश्वरी अभी भी उस पर अत्याचार करना नहीं छोड़ती। एक दिन वो फोन पर अपनी माँ सुमित्रा को सब कुछ बता देती है और जब वो आकर अपनी बेटी की हालत देखती है तो किंजल अपनी माँ सुमित्रा के गले लगकर रोने लगती है। चल बेटा घर चल, अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरी चुगली करने बुला लिया तूने अपनी माँ को यहाँ पर? हाँ कलूटन, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चुगली नहीं की है मेरी बेटी ने, लेकिन आपने जो मेरी बेटी के साथ किया है वो बहुत ही गलत है। आपको उसका सहारा बनना चाहिए, लेकिन आपके बेटे के जाने के बाद आपने उसका जीना हराम कर दिया है। देखिए जरा मेरी बच्ची को, हाथ पैर पर कितने मार के निशान हैं। अगर आपने जबरदस्ती रोका तो मैं पुलिस को जाकर इसकी हालत ना सिर्फ दिखाऊंगी बल्कि सब बताऊंगी, फिर आप जेल में रहना। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं रखना तुम्हारी बेटी को, जाओ ले जाओ। ये सुनकर दुर्गेश्वरी खड़ी की खड़ी रह जाती है और सुमित्रा अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। अपनी काली गर्भवती नंद को देखकर साक्षी और शिवानी का मुंह बन जाता है। ओ नो, आ गई काली नंद, ऊपर से प्रेग्नेंट है। पता नहीं
इसकी कितने दिन सेवा करनी पड़ेगी क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। अरे तुम दोनों खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही हो? किंजल की हालत दिखाई नहीं देती क्या? जाकर खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। जी माँ जी, अभी जाते हैं। ये सुनकर दोनों भाभी किंजल के लिए खाने पीने की चीज लेकर आती। दीदी ये लीजिए, ये पानी पी लीजिए। और आपके इतने चोट कैसे लगी? गिर गई थी? बच्चा तो ठीक है ना दीदी आपका? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? भगवान की कृपा से मेरा बच्चा ठीक है। पागल हो क्या तुम दोनों? अकल नहीं है कि इतनी परेशानी में नंद से कैसे बातें करनी चाहिए? अभी आई है, उसके बच्चे के बारे में ऐसा बोल रही हो? माँ जी, हमारा वो कहने का मतलब नहीं था। वैसे दीदी यहाँ पर कितने समय है? मेरा मतलब डिलीवरी तक है, तो हम उनकी सेवा कर पाएंगे ना? मैं तो ना करूँ इसकी सेवा। अब किंजल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, हमेशा के लिए यहीं रहेगी। तुम तो जानती हो दामाद जी गुजर चुके हैं और इसकी सास इसे अकेला देखकर खा जाएगी। हे भगवान, अब हम दोनों को नौकरानी की तरह इसकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी डिलीवरी के बाद हमने इसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव नहीं किया तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। साक्षी भाभी, शिवानी भाभी, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। बस एक बार मेरा बच्चा सही सलामत हो जाए। अब उदासी वाली कोई बात नहीं करेगा। जा शिवानी बहू, एक कटोरी में तेल लेकर आ, अपनी बेटी के बालों में लगाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक इसके यूं ही लंबे बाल जो हैं। सास की बात सुनकर शिवानी मुंह बनाकर तेल ले आती है, जिसे देखकर सुमित्रा बोलती है, अरे ये बच्चे के जितना तेल क्यों लेकर आ रही हो? मेरी बेटी के इतने बड़े बाल हैं, तुम्हारे तो है नहीं। तुम्हारा तो इसी में ही काम चल जाता होगा, लेकिन मेरी बेटी के लंबे बालों में ज्यादा तेल चाहिए, और लाओ। अभी लाई माँ जी। ये बोलकर शिवानी कमरे में जाती है तो साक्षी बोलती है, अब तो लगता है माँ जी ऐसे ही हमसे गधे घोड़े की तरह अपनी बेटी के लिए काम करवाएंगी। बहुत गुस्सा हो रहा है मुझे तो। हिम्मत कैसे हुई इनकी ऐसा कहने की हमारे बाल छोटे हैं बच्चे की तरह, तो हमें इतना तेल नहीं चाहिए। जब देखो माँ जी अपनी बेटी के बालों की ही तारीफ करती रहती हैं। ये तो है, लेकिन जिस दिन पानी सर से ऊपर चला गया ना, मैं उस गर्भवती काली नंद के सारे बाल काट दूंगी। इतना कहकर शिवानी अपनी सास को और तेल दे आती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी गर्भवती बेटी के बालों की चंपी करती है। अरे वाह माँ, आपके हाथ से इतने साल बाद मुझे बालों की चंपी मिली है, बहुत सुकून मिल रहा है। तेरी माँ हूँ और बच्चों को अपनी माँ के पास ही सुकून मिलता है। तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो अपनी भाभी से मांग लेना। दिन बीतते हैं, अपनी सास के कहने पर शिवानी और साक्षी को अपनी काली नंद का ख्याल रखना पड़ता है। वो जब कुछ खाने के लिए मांगती है या जरूरत पड़ती है तो अपनी भाभी को बुलाया करती थी। इतना ही नहीं, आधी रात में भी तबीयत खराब होने पर बुलाया करती थी, जिससे दोनों बहू की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। इस काली नंद ने तो जीना ही आराम कर दिया। कभी चैन से बैठने ही नहीं देती, ना सोने देती है। कभी इसकी उल्टी साफ करने जाओ, कभी हाथ पैर सहलाओ। बहुत गुस्सा आ रहा है इस नंद के घर पर आ जाने से। मेरी तो अपनी जिंदगी रही ही नहीं है, बस इसके ही तलवे चाटते रहो। साक्षी भाभी, शिवानी भाभी, जरा मेरे कमरे में आइए, मुझसे उठा नहीं जा रहा। और केसर का दूध लेकर आना। लो, बुला लिया लंबे बालों वाली काली चुड़ैल नंद ने। शिवानी और साक्षी उसके कमरे में जाते हैं। लीजिए दीदी, दूध पी लीजिए। शुक्रिया भाभी, आप तो जानती हैं मेरा 8वां महीना चल रहा है, तो मुझसे खुद से उठा नहीं जाता। आप ना मेरी चोटी कर दीजिए, मुझे माँ के साथ चेकअप करवाने जाना है। अरे जब तुमसे इतने लंबे बाल नहीं संभलते तो क्यों लंबे बाल करके रखती हो? कटवा लो, क्यों बार बार हमें परेशान करती रहती हो? भाभी आपके खुद के बाल इतने लंबे नहीं है, चूहे जैसी पूंछ है, इसलिए आपने इतनी आसानी से कह दिया कि लंबे बाल कटवा लो। खुद के बाल होते तो पता चलता कि बालों की अहमियत क्या होती है। बस बहुत हो गया तुम्हारी लंबे बाल के ऊपर लेक्चर। आज तुम्हारे बाल ही नहीं रहेंगे। साक्षी, जरा कैंची लाना। इतना बोलते ही दोनों भाभी अपनी गर्भवती नंद के जबरदस्ती बाल काटने लगती हैं। किंजल दोनों भाभी को बहुत मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। इतने में शोर सुनकर दोनों के पति और सुमित्रा वहां आकर कहते हैं, बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? माँ, भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। भाभी को देखिए ना कैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहन के साथ ये सब करने की? और साक्षी, तुम भी कुछ भी नहीं तो जरा मेरी बहन की हालत ही देख लो। वो गर्भवती है और तुम जबरदस्ती कर रही हो, बाल काट रही हो। आखिर क्यों? क्यों माँ जी? और इन्होंने हमें छोटे बाल का ताना दिया है, हमने इनकी सारी बात मानी है, लेकिन बस इन्होंने ताने दिए। बहू, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी के बाल काटने का, उसके साथ जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। गलती तुम्हारी तरफ से भी हुई है। माफ कर दीजिए नंद जी,
हम गुस्से में आकर आपके साथ ये करने लगे। हम ये बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। मुझे भी माफ कर दीजिएगा दीदी। गलती तो कुछ मेरी भी है जो मैं यहाँ पर हूँ और मैंने आपको परेशान किया, और जो बोला उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए भाभी। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस तरह दोनों भाभी और किंजल सुमित्रा भी आपस में माफी मांगकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद किंजल एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है जिसके साथ पूरा ननिहाल खेलता है।